सूडान में मानवीय संकट। 2 साल से सूडान में युद्ध जारी है, हम जानते हैं कि इस युद्ध में सोना अहम है। लेकिन सूडान में सोने का एक काला पक्ष भी है। युद्ध की भयावहता वहां से दूर लगती है जहां सोना पहुंचता है। सूडान से बहुत दूर। सूडान 2 साल से ज्यादा समय से युद्ध में है, जो राजनीति, सत्ता और सोने के लिए लड़ी जा रही है। इस देश में अफ्रीका के सबसे बड़े सोने के भंडार हैं। फिर भी स्कूल, अस्पताल या सड़कें बनाने के बजाय वही सोना दुनिया के सबसे भयानक मानवीय संकटों में से एक को बढ़ावा दे रहा है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं, हजारों मारे गए और देश बिखर रहा है। और भी बुरा यह कि रूस और संयुक्त अरब अमीरात वर्षों से इस युद्ध को फंड कर रहे हैं। समझने के लिए कि हालात इतने खराब कैसे हुए, हमें देखना होगा युद्ध शुरू कैसे हुआ। आज का सूडान एक ऐसा देश है जो 2 हिस्सों में बंटा हुआ है, सिर्फ सूडान और दक्षिण सूडान के बीच ही नहीं बल्कि अपने ही सीमाओं के अंदर भी। एक तरफ है सूडानी सशस्त्र बल, जिसे एसएएफ के नाम से जाना जाता है, जो पोर्ट सूडान और ज्यादातर पूर्वी क्षेत्रों पर नियंत्रण रखता है। रैपिड सपोर्ट फोर्सेस आरएसएफ एक शक्तिशाली अर्धसैनिक समूह है जिसका पश्चिम और केंद्र में दबदबा है। 2000 के दशक में दारफुर संघर्ष के दौरान जन्मी आरएसएफ की शुरुआत एक जनजातीय मिलिशिया के रूप में हुई थी, जो अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात थी। बाद में मोहम्मद हमदान डागालो उर्फ हमेदीदी के नेतृत्व में यह सूडान की सबसे मजबूत ताकतों में बन गई। अब आरएसएफ और एसएएफ दोनों सूडान के भविष्य के लिए लड़ने का दावा करते हैं, लेकिन असल में वे पैसे और सोने के लिए लड़ रहे हैं। सूडान एक बेहद संसाधन संपन्न देश है। हालांकि 2011 में दक्षिण सूडान के स्वतंत्र होने पर उसने रातों रात अपनी लगभग 3/4 तेल भंडार खो दिए, लेकिन उस कमी को सोने ने पूरा कर दिया। सूडान में अफ्रीका के बड़े अप्रयुक्त सोने के भंडार हैं। यह भंडार दारफुर के रेगिस्तान से खोरफान के पहाड़ और नील नदी के किनारे तक फैले हैं, जैसा इस नक्शे में दिखता है। सरकार ने तेल आय की भरपाई के लिए खनन को बढ़ावा दिया, जिससे छोटे खनिक और व्यापारी वहां पहुंचे और दूर दराज इलाके नए कस्बों में बदल गए। एक पल के लिए सोना मुक्ति जैसा महसूस हुआ। अधिकारियों ने परमिट दिए, निवेश का वादा किया और लोगों से कहा कि ये नई इंडस्ट्री देश का पुनर्निर्माण करेगी। यह बहुत जरूरी था, क्योंकि देश दशकों तक गृहयुद्ध की मार झेल चुका था। 1955 से 1972 तक और फिर 1983 से 2005 तक खनन बढ़ने पर बदलाव आया। वहां नियम नहीं थे और किसी को नहीं पता था कि साइट्स पर कौन काम कर रहा है। इससे मिलिशिया और युद्ध सरदारों को अराजकता में मुनाफा कमाने का मौका मिला। रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने इस मौके को जल्दी ही भांप लिया और युद्ध सरदार हमेदी ने दारफुर के सोने के क्षेत्रों में तेजी से कदम बढ़ा दिए। उसे पता था कि खदानों पर नियंत्रण का मतलब देश पर नियंत्रण है। युद्ध से पहले ही आरएसएफ ने सोने का व्यापार साम्राज्य बना लिया था। मुख्य साधन अल जुनैद कंपनी थी, जिसे हमेदी का परिवार चलाता था और जो खुद को बहुगतिविधि कंपनी बताती थी। असल में यह आरएसएफ की निजी कोषागार थी। अल जुनैद और उसकी सहायक कंपनियों ने कच्चे माल की निकासी से लाइसेंसिंग तक सब कुछ संभाला, जिससे राज्य हाशिए पर चला गया। दारफुर की खदानों के अंदर हकीकत बहुत क्रूर थी। हजारों खनिक खतरनाक हालात में हाथ से काम करते थे। कुल्हाड़ी और पारे का इस्तेमाल करते हुए वे जहरीले कीचड़ में खुदाई करते थे ताकि सोने की छोटी छोटी कणिकाएं मिल सकें। आरएसएफ सैनिक गड्ढों में गश्त करते और खनिकों को मजबूर करते थे कि वे अपनी खुदाई सस्ते में समूह से जुड़े व्यापारियों को बेचें। इनकार करने वाले को जमीन, औजार या जान खोने का खतरा था। स्थानीय लोग कहते थे कि आरएसएफ खुदाई पर सोना टैक्स की तरह लेता था, उसे देना जरूरी था। देश के उत्तर और पूर्व में जनरल अब्देल फत्ताह अल बुरहान के नेतृत्व में सूडानी सशस्त्र बलों ने भी खदानों पर नियंत्रण के लिए प्रयास किए। युद्ध से पहले ही एसएएफ ने मुनाफे के लिए कंपनियों का नेटवर्क बना लिया था। सबसे महत्वपूर्ण थी सूडान मास्टर टेक्नोलॉजी और इसकी खोजी शाखा रेड रॉक माइनिंग, दोनों ही वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से जुड़ी हुई थीं। इन कंपनियों को खनन औपचारिक व राजस्व राज्य तक लाने के लिए बनाया गया था, पर ये संरक्षक प्रणाली में शामिल हो गईं। अब एसएएफ का सोने का खनन भी अच्छा नहीं था। भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ था। अधिकारी मुनाफा अपनी जेब में डाल रहे थे और एसएएफ ने खनन से हो रहे प्रदूषण के खिलाफ स्थानीय विरोधों को दबा दिया था। इसी दौरान दोनों पक्षों ने आधिकारिक निर्यात मार्गों की बजाय तस्करी नेटवर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 2012-2024 में करीब 400 टन सोना तस्करी से देश से बाहर गया। इसके कारण साधारण थे। सोने के व्यापारी टैक्स व जांच से बचना चाहते हैं। वे टूटे हुए सूडानी वित्तीय तंत्र का इस्तेमाल करने से भी बचना चाहते हैं और काले बाजार तथा अमेरिकी डॉलर को प्राथमिकता देते हैं।
अब रैपिड सपोर्ट फोर्सेस और सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस दोनों के अपने अपने तस्करी नेटवर्क हैं। रैपिड सपोर्ट फोर्सेस सोना रेगिस्तान में गायब हो जाता है, ट्रकों पर लादकर या अस्थायी हवाई पट्टियों से उड़ाकर बाहर भेज दिया जाता है। कुछ खेपें छाड़ जाती हैं, लेकिन बाकी अलग अलग रास्तों से जाती हैं। दक्षिण दारफुर में सोना अक्सर सीमा पार कर राजा काउंटी के रास्ते दक्षिण सूडान पहुंचता है। फिर इसे सड़क या छोटे विमान से दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा ले जाया जाता है और आखिर में युगांडा के एंटेबे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक पहुंचाया जाता है, जहां से इसे विदेशी देशों में निर्यात किया जाता है। उत्तर दारफुर में आरएसएफ नेटवर्क लीबिया सीमा तक फैले हैं, जहां तस्कर अल मुतालिड त्रिसीमा क्षेत्र से सोना पूर्वी लीबिया पहुंचाते हैं, जो तस्करी के लिए मशहूर है। एसएएफ के तस्करी रास्ते अलग हैं। सेना का अधिकतर सोना उत्तर में मिस्र जाता है। पूर्वोत्तर सूडान की सीमा सीधे मिस्र से लगती है और ये सीमा पार करने वाले स्थानक क्षेत्र के सबसे व्यस्त अनौपचारिक व्यापार गलियारों में से एक बन गए हैं। सीमा पार करने के बाद सूडानी सोना काहिरा के बाजारों या मिस्र की बैंकिंग प्रणाली में जाता है, लेकिन अधिकतर फिर निर्यात होता है। एसएएफ लाल सागर क्षेत्र में समानांतर नेटवर्क भी उपयोग करता है। कुछ सोना पोर्ट सूडान से आधिकारिक निर्यात के नाम पर भेजकर चुपचाप दूसरी जगह भेजा जाता है। बाकी खेपें जमीन के रास्ते इरिट्रिया भेजी जाती हैं, जहां भ्रष्टाचार से सोने को वैध निर्यात में बदल दिया जाता है। युद्ध ने इन तस्करी नेटवर्कों का महत्व बढ़ा दिया है। अब यह व्यापार मॉडल से बढ़कर युद्ध मशीन चलाने और विदेशी हथियार खरीदने के लिए धन कमाने का तरीका बन गया है। लेकिन आखिर में इस कहानी का चौंकाने वाला हिस्सा यह है कि ज्यादातर सूडानी सोना एक ही जगह पहुंचता है और वो है दुबई। संयुक्त अरब अमीरात ने तेल पर निर्भरता घटाकर खुद को दुनिया के बड़े सोने केंद्रों में शामिल कर लिया है। सूडान से सोने की आपूर्ति इस उद्योग के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यूएई खुद सोना नहीं बनाता। हालांकि उसके पास बहुत बड़ी रिफाइनरियां हैं। सूडान के कानूनी सोने के 90% निर्यात यूएई जाते हैं। 2025 की पहली छमाही में यह करीब 88 टन था, जिसकी कीमत लगभग $840 मिलियन थी। यह सूडान का सबसे बड़ा निर्यात स्रोत है, जो सशस्त्र बलों को लड़ाई के लिए धन देता है। यह तो सिर्फ कानूनी व्यापार है। सूडान का अवैध सोना ज्यादा मूल्यवान है और इसका अधिकतर हिस्सा यूएई जाता है। सूडान से तस्करी का सोना कागजों के साथ ठीक डिब्बों में नहीं आता था। यह चुपचाप रेगिस्तानों और सीमा कस्बों से गुजरते मालवाहक विमानों में छुपा आता था। इसके स्रोतों को गोल्ड सिटी पहुंचने से पहले ही मिटा दिया जाता था, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये तस्करी के नेटवर्क अवैध हैं। यूएई इस सोने के व्यापार को जनता से छुपाना चाहता है, क्योंकि वह सूडान में गंदा खेल खेल रहा है। जहां यूएई उस सोने के व्यापार से मुनाफा कमा रहा है जो युद्ध को जारी रखता है, वहीं उस पर सूडानी गृह युद्ध को भड़काने का भी आरोप लगाया जा रहा है। यूएई को आरएसएफ के मुख्य समर्थकों में माना जाता है और इसके सबूत भी हैं। संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों के अनुसार 2024 के अंत तक यूएई से 86 उड़ानें छाड़ के दूरस्थ हवाई अड्डों पर पहुंची। सूडान सरकार ने आरोप लगाया कि नवंबर 2024 से फरवरी 2025 तक उसने 240 से अधिक ऐसी उड़ानों को दर्ज किया। सैटेलाइट ट्रैकर्स ने नोटिस किया कि कई उड़ानों ने हवा में ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिए। यह तस्करी का पुराना तरीका है, मतलब कोई नहीं चाहता कि उसे देखा जाए। इन विमानों का संचालन अमीराती सेना से जुड़ी कंपनियां कर रही थीं और ये मानवीय सहायता नहीं ले जा रहे थे। ये हथियार, गोला बारूद और भाड़े के सैनिक आरएसएफ का समर्थन करने ले जाए जा रहे थे। छाड़ के हवाई अड्डों से सैन्य आपूर्ति रेगिस्तान से दारफुर भेजी गई। ट्रक रात में अद्रे जैसे सीमा शहरों से गुजरकर आरएसएफ को क्रेट्स सौंपते थे। यह चक्र यहीं नहीं रुकता था। वही ट्रक जो हथियार लाते थे अक्सर तिरपाल में लिपटी सोने की ईंटें छाड़ ले जाते थे। वहां से सोना उन्हीं शांत रास्तों से वापस यूएई की ओर भेजा जाता था। जैसे ही सोना दुबई की रिफाइनरियों में पहुंचकर पिघलता, उसे ट्रेस करना नामुमकिन हो जाता। एक परफेक्ट सिस्टम, हथियार अंदर, सोना बाहर। अब यूएई के पास इस युद्ध में शामिल होने के हर कारण थे। युद्ध सूडानी युद्ध सरदारों को हथियारों के बदले सोना बेचने के लिए मजबूर करता है। इस बीच सूडान कमजोर बना रहता है ताकि वह खुद रिफाइनिंग और ट्रेडिंग का केंद्र न बन सके। यूएई तब तक आग में घी डालने को तैयार दिखता है जब तक सोना बाहर निकलता रहता है। रणनीतिक कहावत है, बांटो और राज करो। इसमें एक गहरा पहलू भी है जो अक्सर नजरअंदाज होता है। सूडान ठीक रेड सी के किनारे स्थित है, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों में से एक है। जो भी वहां प्रभाव रखता है, उसके पास अफ्रीका, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच चलने वाले जहाजों पर नियंत्रण का दबदबा होता है। यूएई इस प्रभाव के लिए मिस्र, सऊदी अरब और ईरान से प्रतिस्पर्धा कर रहा है।
सूडान में एक गुट का समर्थन अबू धाबी को क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका देता है, जहां अन्य भी सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि यूएई ने सार्वजनिक रूप से सभी प्रकार की संलिप्तता से इनकार किया है। अधिकारियों ने आरोपों को प्रचार बताया और कहा कि देश सूडान में शांति का समर्थक है। लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और स्वतंत्र पत्रकारों ने एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश की है। उन्होंने देखा कि यूएई से जुड़ी कंपनियों की उड़ानें दारफुर में नए हथियार प्रणालियों के आगमन के समय से लगभग मेल खाती हैं। जब रैपिड सपोर्ट फोर्सेस बलों ने नागरिक इलाकों पर हाईटेक चीनी ड्रोन और भारी तोपखाने से हमला शुरू किया तो यह संबंध नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया। इन हथियारों को इससे पहले इतनी बड़ी मात्रा में रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के पास नहीं देखा गया था, इसलिए किसी को इन्हें देश में भेजना ही पड़ा। लीबिया में संयुक्त अरब अमीरात समर्थित युद्ध सरदार खलीफा हफ्तार पर भी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस की मदद का आरोप है। सूडान की सेना ने कहा कि हफ्तार की सेना ने रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के साथ मिलकर सीमा पर हमला किया, जिससे एक और मोर्चा खुल गया और सूडान की कमजोर रक्षा और फैल गई। हफ्तार कखार का इलाका पूर्वी लीबिया में एक प्रसिद्ध तस्करी केंद्र है। कई विश्लेषकों के अनुसार यूएई की हथियार खेपें पहले हफ्तार के ठिकानों से होकर दारफुर में रैपिड सपोर्ट फोर्सेस लड़ाकों तक पहुंची। लेकिन जहां दुनिया का बड़ा हिस्सा यूएई पर उंगली उठा रहा है, वहीं एक और देश चुपचाप एक और काला किरदार निभा रहा है, रूस। मॉस्को बाहर से दखल देने वालों में पहले था। रूसी कंपनियों ने युद्ध से कई साल पहले ही सूडान में अपनी पकड़ बना ली थी। 2017 में ओमर अल बशीर के शासन में सूडान ने रूस से गुप्त खनन समझौते किए। मुख्य भूमिका वागनर ग्रुप की थी, वही निजी सेना जो बाद में यूक्रेन में अपनी क्रूरता के लिए बदनाम हुई। समझौता सीधा था। वागनर ने सूडान शासकों की सत्ता बचाई। रूसी खनन कंपनियों को दारफुर, ब्लू नाइल व अन्य सोने वाले इलाकों में खनन स्थलों का नियंत्रण मिला। रूस से मालवाहक विमान सूडान में उतरने लगे और अक्सर ये नागरिक हवाई अड्डों की बजाय सैन्य हवाई अड्डों पर उतरते थे। आधिकारिक रूप से वे खनन उपकरण ला रहे थे, लेकिन असल में वे हथियार, प्रशिक्षण और भाड़े के सैनिक भी ला रहे थे। बहुत कम लोगों ने सवाल उठाए और उन्हें चुप करा या अनदेखा कर दिया गया। अब रूस केवल मुनाफे के लिए नहीं था। रूस के लिए सूडान का सोना एक जीवन रेखा था और पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने और बिना बैंकों या डॉलर नेटवर्क पर निर्भर हुए पैसे को सीमाओं के पार ले जाने का तरीका था। सोने को स्थानीय स्तर पर शुद्ध किया जाता था, फिर उसे मिस्र, लाल सागर के रास्ते या सीधे रूस उड़ाकर तस्करी से बाहर ले जाया जाता था। बाद में उपग्रह चित्रों ने दिखाया कि रूसी मालवाहक विमान नियमित रूप से खार्तूम और सीरिया के लताकिया के बीच उड़ान भर रहे थे, जो तस्करी किए गए सोने और हथियारों को ले जाने का एक जाना पहचाना रास्ता था। जो कागजों पर व्यापार जैसा दिखता था, असल में वह एक नेटवर्क था, लूट का एक ऐसा सिस्टम जो व्यापार के रूप में छुपा हुआ था। सोना वागनर के अफ्रीका में फैले ऑपरेशनों को संभालता रहा, जैसे लीबिया, माली या सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। 2024 के अंत और 2025 की शुरुआत तक रूस की भूमिका पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी कड़ी नजर रखी जाने लगी। संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त राज्य अमेरिका ने मॉस्को पर और भी गंभीर आरोप लगाया कि वह सूडान के युद्ध में दोनों पक्षों को फंडिंग कर रहा है। एक सुरक्षा परिषद सत्र में अमेरिकी राजदूत ने कहा कि रूस न केवल सूडान के सोने का शोषण कर रहा है, बल्कि खुद संघर्ष को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित कंपनियों, अवैध सोने के व्यापार और गुप्त हथियार डिलीवरी से रूस की भागीदारी ने शांति की उम्मीद कमजोर कर दी है। संयुक्त राष्ट्र में रूस 15 में से एकमात्र देश था जिसने सूडान में शांति की मांग करने वाले मसौदा प्रस्ताव को वीटो कर दिया। मॉस्को ने सभी आरोपों को झूठा बताकर नकारा। रूसी राजनयिकों ने अमेरिका पर झूठे आरोप गढ़ने का आरोप लगाया और कहा कि वॉशिंगटन अपना ही व्यवहार दूसरों पर थोप रहा है। फिर भी आरोप जमीन पर हो रही चीजों से मिलते हैं। रूसी नेटवर्क लंबे समय से एसएफ और आरएसएफ को अलग अलग समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि अस्थिरता सोने के प्रवाह को जारी रखती है। और इस साल की शुरुआत में एक और लंबे समय से अफवाहों में रहा विकास आधिकारिक हो गया। सूडान के विदेश मंत्री ने कहा कि रेड सी पर रूसी नौसैनिक अड्डे का समझौता आगे बढ़ रहा है, जो मॉस्को के लिए बड़ी जीत है। रेड सी पर एक अड्डा रूस को अफ्रीका में उसका पहला स्थायी सैन्य ठिकाना देगा और दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापार मार्गों में से एक पर उसे सबसे आगे की जगह मिलेगी। इस घोषणा के कुछ ही समय बाद रूसी अधिकारियों को पोर्ट सूडान में देखा गया, जो सेना की युद्धकालीन राजधानी है, जहां वे जनरलों से मिलकर, जिसे वे सुरक्षा सहयोग कहते हैं, उस पर चर्चा कर रहे थे। यह व्यवहार में सोना, हथियार और प्रभाव आधारित साझेदारी मजबूत करना था। उसी समय वागनर भी बदल रहा था। इसके संस्थापक येवगेनी प्रिगोजिन की मृत्यु के बाद रूस ने इस समूह को एक नई संरचना से बदल दिया, जिसे अफ्रीका कोर के नाम से जाना जाता है। यूनिफॉर्म और नाम बदल गए पर मिशन वही रहा। रूसी कर्मी खदानों की सुरक्षा,
सोने की खेपों की एस्कॉर्ट और सूडानी अधिकारियों को सलाह देते रहे। रूस ने सूडान में जो मॉडल अपनाया वही तरीका उसने अफ्रीका के अन्य हिस्सों में भी अपनाया। एक मिलिशिया का समर्थन करना, प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित करना और राजनीतिक दबदबा हासिल करना। इस संघर्ष का सबसे दुखद पहलू यह है कि जब विदेशी ताकतें प्रभाव के लिए लड़ रही थीं, तब इसकी इंसानी कीमत बहुत भारी रही है। खानों के पास के गांव पारे और साइनाइड से प्रदूषित बंजर इलाकों में बदल गए। बच्चे खदानों में लंबे समय तक काम करते थे और खाने को मुश्किल से मिलता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि युद्ध ने खार्तूम, नयाला और अल फशीर जैसे शहरों को युद्ध क्षेत्रों में बदल दिया। 1,20,00,000 से ज्यादा लोग घर छोड़ चुके हैं। मौतों की संख्या 1,50,000 या उससे ज्यादा हो सकती है। खाद्य कीमतें 3 गुना बढ़ीं, भूखमरी फैली और अस्पतालों में दवाइयां खत्म हो गईं। हाल ही में RSF ने बड़े अत्याचार और मानवाधिकार उल्लंघन किए हैं। लड़ाकों ने गांवों को जला दिया और पूरी की पूरी आबादी को वहां से भगा दिया। गैर अरब समूहों, खासकर माजालिट पर हमले हुए, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने योजनाबद्ध नरसंहार बताया। हजारों लोग मारे गए और कई हजार चाड़ के शरणार्थी शिविरों में चले गए। नरसंहारों के लिए हथियार मास्को और दुबई से गुप्त सौदों में लाए गए। यही आधुनिक साम्राज्यवाद का असली चेहरा है। यह झंडों और सेनाओं के बजाय अनुबंधों, मालवाहक विमानों और व्यापार मार्गों के साथ आता है। यह जमीन नहीं लेता, पर उसके नीचे की चीज ले लेता है। यह एक वैश्विक व्यापार मॉडल है जिसका मकसद युद्धों को फंड करना, संसाधन लेना और प्रभाव बढ़ाना है। सूडान युद्ध अर्थव्यवस्था में दोनों पक्षों को सोने से फंडिंग मिलती है, जिसे विदेश में बेच दिया जाता है। सोना हथियार फंड करता है, हथियार खदानों की रक्षा करते हैं, खदानें लगातार सोना बनाती हैं। सूडान बिखर रहा है, मगर सोने का प्रवाह नहीं रुकता। चैथम हाउस के अहमद सुलेमान कहते हैं, वही संसाधन सूडान को बना भी सकते हैं और बर्बाद भी कर रहे हैं। एक सूडानी राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि सोना अब इस युद्ध की नसों का खून बन गया है। वही संसाधन जो देश को अमीर बनाने वाला था, अब उसकी बर्बादी की वजह बन गया है।